टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्लिमेटाइजेशन के बारे में। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, वाइवा वॉइस में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्लिमेटाइजेशन। तो व्हाट इज़ एक्लिमेटाइजेशन? एक्लिमेटाइजेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन बॉडी टिश्यूज़ इन रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाइपोक्सिया। जब कोई पर्सन सी लेवल पे रहता है और उसके बाद वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है और वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक 2-3 वीक से ज़्यादा स्टे करता है, तो उसकी जो बॉडी है वो एक्लिमेटाइज हो जाती है हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो एक्लिमेटाइज का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस से उसकी बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाती है। तो इस बार प्रोसेस को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अभी किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसे हम आगे पढ़ते हैं। सो एक्लिमेटाइज टू लो टेंशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की टेंशन कम होती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है? सबसे पहला ग्रेट इंक्रीज इन पल्मोनर वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी इंक्रीज हो जाएगी। आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड अच्छी रहेगी अच्छे से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से होगा। इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स, डिफ्यूजन जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू सरफेस एरिया बढ़ने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज़ में जो वेसल्स हैं, जो कई बार क्या कहते हैं गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेते, उनकी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है और वो गैसियस एक्सचेंज में हाईली लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एबिलिटी टू टिश्यू सेल्स टू यूज़ ऑक्सीजन डिस्पाइट टू लो ऑक्सीजन टेंशन। और टिश्यूज़ के अंदर सेल्स में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि लो ऑक्सीजन टेंशन पे भी वो हाई लेवल पे मैक्सिमम ऑक्सीजन को गेन करते हैं। तो हम इन टॉपिक्स को एलेबोरेटली पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आर्टेरियल कीमोरिसेप्टर्स का। क्या होता है कि जैसे ही कोई पर्सन सी लेवल से इमीडिएट एक्सपोजर होता है लो ऑक्सीजन टेंशन पे, यानी हाई एल्टीट्यूड पे, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट आर्टेरियल कीमोरिसेप्टर्स। आर्टेरियल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही एल्वेओलर वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है तकरीबन 1.65 टाइम्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल से 1.6 से 1.7 गुना ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो इंस्टेंट था ये इमीडिएट लेवल पे था, लेकिन अगर यही पर्सन कुछ टाइम स्टे करता है तो स्टे फॉर सेवरल डेज दैन इंक्रीज वेंटिलेशन 5 टाइम्स द नॉर्मल, और तब ये वेंटिलेशन जो है 5 गुना ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाता है और बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है देखिए। इंक्रीज़ इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, और ये तब हुआ जब इमीडिएट एक्सपोजर हुआ लो ऑक्सीजन टेंशन पे। तो जैसे ही पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ होगा, ब्लोज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होगा, CO2 वॉश आउट हो जाती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेंशन है वो ब्लड में कम हो जाती है। इसकी वजह से pH जो है बॉडी फ्लूइड की इंक्रीज़ हो जाती है। दैन विच इनहिबिट ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी सेंटर। अब pH इंक्रीज़ हो गई, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, pH इंक्रीज़ हो गई, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। दैन इनहिबिट हो जाते हैं कौन, रेस्पिरेटरी सेंटर्स, और ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में। एंड अपोज द इफेक्ट ऑफ लो CO2 टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल पे जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन था वो नहीं होता by the way of peripheral arterial chemoreceptors in carotid and aortic bodies। तो इमीडिएट इफेक्ट पे तो ये इनिशियल चेंज है, लेकिन जब यही पर्सन 2 से 5 दिन वहाँ स्टे करता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो जैसे ही स्टे का प्रोसेस लॉन्ग होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इवन इन ब्रेन टिश्यू ऑल्सो। तो इस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ ब्लड की pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। pH इंक्रीज़ होने का मतलब होता है टूवर्ड्स एल्कलाइन। तो रिडक्शन ऑफ तो ये जो पूरी ये जो मैकेनिज़्म है ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के थ्रू, किडनी के थ्रू
रेगुलेट होती है और ये रेस्पिरेटरी, एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के थ्रू मेंटेन होती है। तो जब ये पूरे प्रोसेस से होके गुजरता है, पर्सन जब 2 से 5 दिन रुकता है, फाइनली दिस इन टर्न डिक्रीज पीएच इन फ्लूइड। पहले जैसे ही इमीडिएट था तो पीएच इंक्रीज हो गई थी, रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के थ्रू ये कंपनसेट हुआ। फाइनली डिक्रीज इन टर्न पीएच, डिक्रीज इन फ्लूइड सराउंड्स द कीमोसेंसिटिव न्यूरॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। और रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कीमोसेंसिटिव होते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कम या ज़्यादा होने पे स्टिमुलेट होते हैं, वहाँ की पीएच कम हो जाती है। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इनिबिशन फेड्स अवे। कौन सा इनिबिशन? ये इनिबिशन जो कि लो PO2 की वजह से कीमो रिसेप्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर पे बना हुआ था। रेस्पिरेटरी कीमो सेंटर्स कौन से होते हैं? कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़। तो अब ये इनिबिशन जैसे ही फेड अवे होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है मेडुलर पोन्स में प्रेजेंट होते हैं, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ को फोर्सफुली स्टिमुलेट करते हैं हाइपोक्सिया के लिए, एंड वेंटिलेशन इंक्रीज 5 टाइम्स द नॉर्मल। और वही पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है 5 गुना ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाता है और पर्सन को एक्लिमेटाइज कराता है हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए। तो ये आपसे पर्टिकुलरली अलग से शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है कि हाउ। इसके अलावा आपको अगर MCQs पूछा जाता है तो आपको ये प्रोसेस अगर याद है कि किस तरह से इमीडिएट इफेक्ट में चेंज आते हैं, देन आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या इफेक्ट में चेंज आते हैं, क्यों आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन RBC एंड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी टर्म है पॉलीसाइथेमिया। तो जब हाई एल्टीट्यूड पे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की टेंशन कम है, लंग्स में कम हो गई, तो ऑलरेडी टिश्यूज़ में भी ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगी। देन व्हाट वुड हैपन? कॉज रिलीज ऑफ रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। तो रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर जो है वो किडनी से रिलीज होता है, विच एक्ट ऑन प्लाज्मा ग्लोबुलिन एंड फाइनली फॉर्म एरिथ्रोपोइटिन। एंड एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट बोन मैरो फॉर प्रोडक्शन ऑफ more RBC फॉर्मेशन, ठीक है, एंड स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन बाय बोन मैरो, जिसकी वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, 15 ग्राम पर डेसीलीटर से 20 ग्राम प्लस पर डेसीलीटर तक पहुंच जाएगी। इंक्रीज हेमाटोक्रिट, अब जब RBC का नंबर बढ़ गया तो हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगी फ्रॉम 40 to 45% टू 60% आफ्टर फुल एक्लेमेटाइजेशन। यानी कंप्लीट एक्लेमेटाइज जब हो जाता है पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए, तो हेमाटोक्रिट में भी कितना बड़ा बदलाव आता है? 40 से 45% जो नॉर्मल होती है वो बढ़कर 60% हो जाती है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम 20 to 30% लीड्स टू लोकल इंक्रीज इन टोटल बॉडी हीमोग्लोबिन 50% और मोर। RBC इंक्रीज़ हो गई, थोड़ा RBC के हिसाब से हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, तो हीमोग्लोबिन जो है पर RBC हिसाब से तो इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो, क्योंकि बॉडी की जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहती है, तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने पे ब्लड में वाटर की कंटेंट इंक्रीज़ हो जाने से ब्लड वॉल्यूम जो है 20 से 30% बढ़ जाती है। एंड दीज चेंजेस अलाउ ईच यूनिट ऑफ ब्लड टू कैरी एडिशनल ऑक्सीजन, और इन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है और डिज़ोल्व फॉर्म में कैरी होती है, विच कंपनसेट फॉर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टेंशन, और जो कि कंपनसेट करती है या बाद में एक्लेमेटाइज कराती है लो ऑक्सीजन टेंशन पे भी बॉडी को रहने के लिए। तीसरा आता है इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी आफ्टर एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन के टाइम पे इंक्रीज जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू और लंग से जब ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी में जाती है, तो उस मेम्ब्रेन की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो अगर बढ़ जाती है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। सो नॉर्मल डिफ्यूजन कैपेसिटी थ्रू पल्मोनरी मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 21 ml पर मिनट होती है, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन की वजह से क्या होता है? इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम। पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई, दिस एक्सपैंड कैपिलरीज। तो
तो कुछ लेवल पे जो जैसे एपेक्स में कैपिलरीज होती हैं वो अनएक्सपैंडेड रहती हैं, तो वहाँ भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम, तो विच एक्सपैंड द सरफेस एरिया ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर लंग्स में मैक्सिमम अमाउंट में वॉल्यूम आएगी तो उसका जो कॉम्प्लायंस है वो बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया जो है वो एल्व्यूलर मेम्ब्रेन का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो कैपिलरी के ज़्यादा संपर्क में आएगा। जितना ज़्यादा एल्व्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का जो एरिया है, जितना ज़्यादा ब्लड कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरीज के कॉन्टैक्ट में आएगा, उतना ही ज़्यादा जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है वो एल्वुलाई से कहाँ होगा, पल्मोनरी कैपिलरीज में। तीसरा आता है इंक्रीज पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी आर्टेरियल, दिस फोर्सेस द ब्लड इन ग्रेटर नंबर ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और इसकी वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाता है। फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो जो पुअर परफ्यूज्ड कह सकते हैं कैपिलरीज होती हैं, और ये मेनली प्रेजेंट होती हैं लंग्स के एपेक्स पे। ठीक है, तो जब हम आपको वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो एपेक्स पार्ट होता है वो परफ्यूजन भी वहाँ कम होता है, वेंटिलेशन भी वहाँ कम होता है। तो वेंटिलेशन जो है वो इस हिसाब से पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे कैपिलरी का ज़्यादा एरिया बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम प्रेशर की वजह से। प्रेशर इंक्रीज हो गया, फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो कैपिलरी जो कम परफ्यूज थी, अंडर परफ्यूज थी, वहाँ फुल परफ्यूजन हो रहा है। तो ज़्यादा परफ्यूजन होने से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज़। पेरिफेरल टिश्यूज़ में वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाना, यानी इमीडिएट आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन, जब आप एक्लिमेटाइज होते हो, जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, इमीडिएटली होता क्या है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है 30%, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, दिस डेक्लाइन टूवर्ड्स नॉर्मल ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स एज ब्लड हेमाटोक्रिट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इनिशियली जो पर्सन एक्लिमेटाइज होता है तो उस कंडीशन में हमने आपको यहाँ बताया हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ये हेमाटोक्रिट तब इंक्रीज़ होती है जब वो 4 से 7 दिन वहाँ पे रह लेता है। तो इमीडिएटली तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 7 से 8 दिन बाद जो है हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो उसी लेवल पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है टिश्यूज़ को फुलफ़िल हो जाती है। दूसरा होता है इसमें कि ड्यू टू सर्कुलेटरी एडेप्टेशन टू एक्लिमेटाइजेशन इंक्रीज नंबर ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेटरी कैपिलरीज इन नॉन पल्मोनरी टिश्यूज़ एंड दिस इंक्रीज द टिश्यू कैपिलरिटी, जिसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। तो बहुत सारे नॉन पल्मोनरी टिश्यूज़ हैं जहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेटरी कैपिलरीज हैं, नॉन पल्मोनरी यानी पल्मोनरी में नहीं, लंग्स में नहीं, इसके अलावा और जगह भी जो बॉडीज़ में सेल कैपिलरीज होती हैं जो कम्प्लीटली गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही होती हैं, वहाँ भी जो है सिस्टमिक कैपिलरीज में जो है सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। और सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि इंक्रीज्ड टिश्यू कैपिलरिटी, तो हर टिश्यू के लेवल पे कैपिलरी का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। तो जब कैपिलरी का नंबर हर टिश्यू में बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया बीपी पल्मोनरी में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, देन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया एंड एक्सेस वर्कलोड अगर राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और ये क्यों होना चाहिए था? ये होना चाहिए था जो कि अंडरफ्यूज्ड और पुअर परफ्यूज्ड कैपिलरीज थी, वहाँ पे फोर्सली जो ब्लड्स वहाँ पहुँचता है तो वो ओपन हो जाती है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या आया कि हाइपोक्सिया हुआ एक तो एक्लिमेटाइज पेशेंट में, दूसरा वर्कलोड बढ़ गया लंग्स पे, तो इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के ऊपर ओवरलोड बढ़ जाता है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल वो वेंट्रिकल है जहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर यहाँ लोड बढ़ता है तो उसका फ़र्क जो है राइट वेंट्रिकल पे ज़रूर पड़ता है, एंड दैट्स वाई कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज मार्गली इन राइट वेंट्रिकुलर मसल मास। अब चूँकि लंग्स ने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी है, परफ्यूजन भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ब्लड कैपिलरी पर में वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज़ हो गई, तो डिमांड भी बढ़ गई। तो डिमांड फुलफ़िल करने के लिए जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे कैपिलरी की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाने से क्या होगा, ज़्यादा कंडीशन में इसको राइट वेंट्रिकल को
ब्लड सप्लाई मिलना शुरू होगा और ये फोर्सफुली अच्छे से काम कर पाएगा। और इसी की वजह से क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल का मसल मास है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलुलर एक्लिमेटाइजेशन। अब सेल के लेवल पे क्या होता है, अकर्स आफ्टर अ लॉन्ग स्टे एट हाई एल्टीट्यूड। जब बहुत लंबे टाइम तक हाई एल्टीट्यूड पर रुकते हैं, सी लेवल से जाने के बाद जब हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं, तब सेल लेवल पे एक्लिमेटाइजेशन होता है। कैसे होता है, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कॉन्सेंट्रेशन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेनी टिश्यूज़। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस बढ़ जाती हैं और रैपिड रेजनरेशन होता है एटीपी का। एटीपी इज एन एनर्जी प्रोवाइडिंग। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है सेल्स में, दैट रिड्यूस डिफ्यूजन डिस्टेंस एंड प्रोवाइड मोर साइट्स फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। तो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है वो कैपिलरी की मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, सेल्स की इंक्रीज कैपिलरी डेंसिटी इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। तो कैपिलरी की जो डेंसिटी है वो स्केलेटन और कार्डियक मसल में इंक्रीज हो जाती है, विच रिड्यूस डिफ्यूजन डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल। और डिफ्यूजन डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो जाने से नंबर ऑफ कैपिलरी इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ कैपिलरी इंक्रीज हो गई तो डिफ्यूजन का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, यानी हर जगह कैपिलरी अवेलेबल है ऑक्सीजन देने के लिए। तो डिफ्यूजन डिस्टेंस कम हो जाने से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दीज ऑल आर द मेन पॉइंट्स ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन पे शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो सारे पॉइंट्स हैं अगर इनके कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो वाइवा वॉइस में और थ्योरी पेपर में आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी जो नोट्स हैं आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक।